हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में दो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को कवर करूंगा। एक है नमस्ते योजना और दूसरा है पीएम सूरज पोर्टल। ये दोनों पोर्टल क्या हैं, क्यों शुरू किए गए हैं पीएम सूरज पोर्टल और नमस्ते योजना क्या है, तो इसको हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं नमस्ते योजना। नमस्ते योजना नई नहीं है, लेकिन अभी न्यूज़ में आई थी रिसेंटली। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी कहा कि 60,000 लोगों को जो है कई तरह का फ़ायदा इससे हुआ है। तो हम देखेंगे कौन है ये लोग और किस तरह का फ़ायदा उन्हें हुआ है। सबसे पहले नमस्ते योजना का जो फुल फॉर्म है आपको याद रखनी है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये ऑफिशियल सरकारी लोगो है इस योजना का। अगर आप यहाँ पे देखें, आपको एक पर्सन नज़र आ रहा है, इसके सर ढका हुआ है हेलमेट से और इस पर एक लाइट लगी हुई है जिससे वो देख सकता है लाइट अंधेरे में। आंखों पे चश्मे लगे हैं। शरीर पर पीपीई किट जिसे बोलते हैं, पीपीई किट, तो वो उसने पहनी हुई है, राइट। पीपीई किट जो है वो उसने पहनी हुई है जिससे वो बच सके। पीपीई मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपने कोविड के टाइम में भी देखा होगा, जो डॉक्टर हैं पूरे ढके रहते थे, पीपीई किट पहनते थे, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हाथ में दस्ताने हैं, पूरा ये पर्सन सुरक्षित है, राइट। इनफैक्ट अभी जब स्वच्छ सर्वेक्षण आया था 2023 का, जो 2024 जनवरी में रिलीज हुआ था, कुछ 4 महीने पहले, उसमें चंडीगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षित शहर डिक्लेयर किया गया था। सफाई मित्र सुरक्षित शहर, यानी सफाई मित्र मतलब जो सैनिटेशन वर्कर होता है उसकी सुरक्षा हमें करनी है। अगर वो पूरी तरह से ढका रहेगा तो वो बचा रहेगा। बचा क्यों रहेगा? तो उसी के लिए नमस्ते योजना शुरू की गई थी, उसको बचाने के लिए। कैसे? देखिए, जो गटर होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं ना गटर या सीवर बोलते हैं, अंग्रेजी में सीवर या सेप्टिक टैंक कहा जाता है, तो भारत में ये काम हाथ से होता है। यानी एक व्यक्ति गटर के अंदर उतरता है और उसे फिर साफ करता है। वहाँ पे जो भी चीज़ें फंस जाती है उसे वो बाल्टी से निकालता है। और ये प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग है। आप सोचिए, आज के दौर में एक व्यक्ति अपने नंगे हाथों से जो आपकी लैट्रिन है वो हाथ से उठा रहा है। और ज़्यादातर ये काम जो है दलित वर्ग के लोग करते हैं, शेड्यूल कास्ट जिन्हें कहा जाता है, वो करते हैं। तो इससे समाज में हमारे एक एम्बेरसमेंट, बहुत ज़्यादा जो वंचित वर्ग हैं उनका शोषण होता है बार बार, राइट। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब होता है अपने हाथ से मैला ढोना, हाथ से मल उठाना, मूत्र उठाना, राइट। तो सेप्टिक टैंक या सीवर या गटर वगैरह, उनकी मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो की जाती है। तो हम नमस्ते योजना में हमने ये किया कि हमने ये कहा, अगर हमें गटर साफ करना है तो हम मैकेनिकल क्लीनिंग करेंगे। मैनुअल नहीं, हाथों से नहीं, बल्कि मशीनों से, यानी मैकेनाइज्ड क्लीनिंग करेंगे, राइट। इस तरह के कुछ रोबोट्स वगैरह भी आ गए हैं जो गटर की क्लीनिंग करते हैं। जैसे बैंडिकूट, केरल में एक स्टार्टअप है, उसने एक बैंडिकूट नाम का रोबोट भी लॉन्च किया था आज से 4 साल पहले। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो व्यक्ति अब गटर में उतर रहा है पूरी तरह से ढका हुआ है और ये मशीनों से इसको साफ करेगा। थोड़ा सा गटर में उतर के पूरी तरह से ढका हुआ है, तो इसकी पूरी सुरक्षा होगी। एक और प्रॉब्लम आती है इसमें। एक तो मैंने आपको बताया समाज में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, दलित वर्ग के खिलाफ जो भेदभाव। तो दूसरी प्रॉब्लम इसमें यह है, बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, यानी डेथ हो जाती है, जो ये वर्कर होते हैं। क्योंकि गटर के अंदर बहुत सारी जो गैस होती हैं, बहुत ही हार्मफुल, बहुत ही डेंजरस गैस, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड। एक गैस का मैं आपको एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि गटर का जो दरवाजा होता है ऊपर जिससे ढकते हैं, उसको थोड़ा सा खुला छोड़ देते हैं, या इसमें कुछ छेद बना दिए जाते हैं जिससे गटर में जो गैस है वो निकलती रहे। अगर वो नहीं निकलेंगी तो उसमें गैस अंदर जमा होती रहेगी और वो बहुत डेंजरस हो सकता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड एक ऐसी गैस है जो गटर में पैदा होती है, जिस वजह से अगर आप उसको एक बार सूंघ लें तो उससे मौत हो जाती है। उससे फेफड़े जो हैं चोक हो जाते हैं, सांस नहीं आता, और ऐसे हज़ारों जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इसी सब को दिमाग में रखते हुए नमस्ते योजना को शुरू किया गया। क्या ये एक नई योजना है? नहीं, ये नहीं, एक नई योजना नहीं है। ओके, नमस्ते योजना
एक पुरानी योजना है, लेकिन इसका नाम बदलकर नमस्ते कर दिया गया था जब ये शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं डिटेल में। सबसे पहले नमस्ते की फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, यानी नमस्ते। ये एक सेंट्रल सेक्टर योजना है। अगेन, केंद्र विभाग की योजना है। केंद्र विभाग की योजना मतलब पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी मंत्रालय हैं वो खर्च करते हैं, जिन्होंने इस योजना को चलाया है। और हर मंत्रालय को बजट में एक वो मिलता है, एलोकेशन मिलता है कि इस मंत्रालय का इतना, इस मंत्रालय का इतना। जैसे आप देखेंगे इस बार रक्षा मंत्रालय को बजट में 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का वो दिया गया है, तो वो उनके पास बजट है, तो हर मंत्रालय को बजट दिया जाता है। अब नमस्ते योजना किस मंत्रालय ने शुरू करी है? ये एक मंत्रालय की योजना नहीं है, बल्कि 2 मंत्रालयों की योजना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी हिंदी में बोलें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यानी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। 2 मंत्रालयों ने मिलकर योजना शुरू करी थी नमस्ते। और इसका क्या काम है, ये योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों शुरू करी थी? सबसे पहला, उन लोगों को आइडेंटिफाई करो जो ये काम कर रहे हैं, यानी जो हजार्डस मतलब जानलेवा क्लीनिंग ऑपरेशन करते हैं। दूसरा, उनको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी सिखाओ। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मतलब ये होता है कि आप अपने ऑक्यूपेशन यानी अपने काम को करते समय सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी उसे कहते हैं। उनको सेफ्टी गियर दो, जैसे पीपीई किट दो, मास्क दो, सर पे टोपी दो, हेलमेट दो, ये सब चीजें दो, और साथ में मशीन भी दो। और मशीन कैसे यूज करनी है वो भी सिखाओ, यानी उनका कौशल विकास भी करो, स्किल डेवलपमेंट भी करो। इन लोगों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाओ, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप जब बनते हैं, स्वयं सहायता समूह, तो फिर उनके लिए योजनाएं बनाना आसान हो जाता है। लोग एक दूसरे की भी हेल्प करते हैं स्वयं सहायता समूह में। और उनको सस्टेनेबल लाइवलीहुड दो। अगर मान लो कोई ये काम नहीं करना चाहता तो उसको रोजगार के दूसरे अवसर भी दो। अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसमें भी हेल्प करो। तो एक मल्टी फैसेटेड योजना थी नमस्ते योजना, जिसमें सफाई कर्मी जो हैं हमें उनका हर तरह से सर्वांगीण विकास करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें उनकी जो जिंदगी है उसके जो खतरा है रोज रोज के काम से, उसे रोकना है। तो नमस्ते योजना में हमारे आउटकम क्या है? सबसे पहला आउटकम यह है, एक भी व्यक्ति जो है वो मरना नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन सल्फाइड, वो तो एक है। अब जब ये लोग कोई गटर में उतर के उसे साफ करते हैं तो बहुत सारे वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं हार्मफुल, बहुत सारे वहाँ पे वायरस होते हैं, बहुत सारे वहाँ पे जो दूसरे पराजीवी पैरासाइट होते हैं, तो वो उनके शरीर में घुस सकते हैं, कीड़े होते हैं, तो उससे भी बहुत लोग मरते थे, बहुत लोगों की डेथ हो जाती थी, राइट। बैक्टीरिया वगैरह बहुत गंदा, आप सोचिए सीवर से गंदी कोई चीज हो सकती है इस दुनिया में? मेरे ख्याल से कोई नहीं। दूसरा, हमें उनको समाज में रिकॉग्नाइज करना है एज अ स्किल्ड वर्कर, राइट। हमें उनके लिए रोजगार के दूसरे साधन जुटाने हैं, हमें उनके स्वयं सहायता समूह बनाने हैं, उनके लिए एंटरप्राइज वगैरह खुलवाने हैं, अगर वो व्यापारी बनना चाहे तो उनको लोन वगैरह दिलवाना है। हमें अवेयरनेस, सिटीजन्स को भी जागरूक करना है इन लोगों के बारे में। कई लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि ऐसा भी होता है, खास तौर पे जो शहरों में बहुत रईस लोग हैं, उनको तो पता भी नहीं होता कि, क्योंकि ये लोग समाज में जैसे होता है ना, एक तरह से अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देते, राइट। और हमें जो भी कानून वगैरह है उनका ठीक से अनुपालन करना है, जो रेगुलेशन है उनको एनफोर्स करना है। तो ये थी नमस्ते योजना, नए भारत का नया ऐलान, मशीन से सफाई, सुरक्षा व सम्मान। क्लियर? और जैसा मैंने बताया 2 मंत्रालयों ने मिलकर शुरू करी थी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब इस योजना में आपको एक चीज और याद रखनी है, जैसा मैंने बताया ये योजना कोई नई नहीं है। जब ये योजना आई थी तो सबसे पहले 2007 में आई थी, लेकिन तब इसको नमस्ते नहीं बोलते थे, तब इसको हम कुछ और बोलते थे। वो क्या बोलते थे वो मैं आपको भी बताऊंगा। और भारत में एक कानून है जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट। ये एक्ट 2013 में आया था, शॉर्ट में एमएस एक्ट, मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट। और वैसे प्रॉपर नाम है इसका कि हमें जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, जो लोग हाथ से मैला ढोते हैं, हमें उनको रोजगार देना है, राइट। दूसरे तरह का रोजगार देना है, उनका पुनर्वास करना है, हमें उनको समाज में उनका पुनर्वास करना है, राइट। और मैनुअल स्कैवेंजिंग एक इलीगल है, लेकिन फिर भी होती है। हाथ से मैला ढोना जो चीज है वो इलीगल है, लेकिन उसके बाद भी खुलेआम चलता है वो, राइट। तो क्योंकि एमएस एक्ट ने उसको इलीगल बना दिया था। जब ये कानून आया था, जब ये अधिनियम आया था एमएस एक्ट 2013 में, तो उसके बाद इसको इलीगल कर दिया गया था। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद भी ये काम धड़ल्ले से चल रहा है, और आज भी ये धड़ल्ले से चल रहा है। तो मैंने जैसा बताया, बाद में इस योजना का नाम नमस्ते हो गया था, लेकिन उससे पहले इसे क्या बोलते थे? उसे बोलते थे एसआरएमएस। एसआरएमएस
SRMS मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, यानी SRMS। ये योजना स्टार्ट हुई थी 2007 में और फिर बाद में इसका नाम नमस्ते हो गया। तो नमस्ते योजना कब आई? नमस्ते योजना को नोटिफाई किया गया था अगस्त 2022 में, और प्रॉपर बजट वगैरह भी आया था इसके लिए। उस साल कुछ 58 करोड़ रुपए का बजट उस साल आया था इसके लिए। लेकिन ये योजना लागू कब, मतलब ये स्टार्ट कब हुई? ठीक है, अगस्त 2022 में आ गई थी, लेकिन एक्चुअल में ये धरातल पे जब आई तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में आई। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 से लेके वित्तीय वर्ष 25-26 यानी 3 साल के लिए ये योजना जो है उसको लागू किया जाएगा, और इसमें बजट है लगभग 350 करोड़ रुपए का खर्चा होगा नमस्ते योजना में। अब इसको लागू करेगा कौन? मैंने आपको मंत्रालय तो बता दिया था, दो मंत्रालयों ने मिलकर शुरू करी है, लेकिन एक एजेंसी होती है जिसका काम होता है उसको क्रियान्वित करना, उसको लागू करना, इंप्लीमेंट करना। तो वो ये संगठन करेगा। इस संगठन को बोलते हैं नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी शॉर्ट में NSKFDC। तो NSKFDC नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको लागू करता है, इस योजना को क्रियान्वित करता है, नमस्ते योजना को। अब इस संगठन के बारे में एक लाइन जान लेते हैं। यह संगठन किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यह संगठन 1997 में बना था, नॉन फॉर प्रॉफिट संगठन है, यानी सेक्शन 25 कंपनी है ये, राइट। सेक्शन 25 कंपनी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, और जो नई कंपनीज एक्ट है, नई कंपनीज एक्ट 2013, उसके हिसाब से सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 25 और सेक्शन 8 कंपनी सेम होती है, दोनों को नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनियां बोलते हैं, बट एक्ट अलग अलग है। जो पुरानी कंपनीज एक्ट है 1956, उसमें सेक्शन 25 में आती थी नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी, और जो नई कंपनीज एक्ट है 2013 वाली, उसके हिसाब से सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट। तो ये कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अधीन आता है, राइट। ये संगठन 1997 में बना था, और इस संगठन का काम वही था कि जो मैनुअल स्कैवेंजर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, और उनके जो आश्रित हैं, उनके डिपेंडेंट हैं, उनका विकास करना, उनको लोन या नॉन लोन बेस्ड स्कीम से फायदा पहुंचाना। तो इसमें हम क्या क्या करते हैं नमस्ते योजना में, तो और हमारा टारगेट कितना रखा? सबसे पहले हमारा टारगेट ये था कि भारत के 4800 से ज़्यादा जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, भारत के 4800 से ज़्यादा जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, राइट। अर्बन लोकल बॉडी क्या होते हैं ये बताइए पहले मुझे। अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो मतलब है वो क्या होता है? इसे हिंदी में बोलते हैं शहरी स्थानीय निकाय, राइट। तो इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो नगर पालिका आ जाती है, जिसे म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं। एक इसमें नगर निगम आ जाता है, जिसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, और एक इसमें नगर पंचायत आ जाती है, राइट। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के हम अर्बन लोकल बॉडी बोलते हैं, ये आपको पता होगा। तो 4800 से ज़्यादा जो शहरी स्थानीय निकाय हैं, अर्बन लोकल बॉडी हैं, हमें उनमें 1 लाख जो ये SSW, यहाँ पे SSW का क्या मतलब है? जो ये वर्कर होते हैं, सीवर और सेप्टिक टैंक को जो क्लीन करते हैं, उनको SSW यहाँ पे कहा गया है, राइट। तो हमें उनकी पहचान करनी है, हमें उनका प्रोफाइल करना है, उनका नाम वगैरह, पता, आधार कार्ड वगैरह, हमें उनका प्रोफाइल बनाना है, यानी उनका हमें डेटाबेस बनाना है। पहले स्टेप में ये है, उनको पहचानो कि भाई कौन कौन ये काम कर रहा है हमारे समाज में, फिर उनका डेटाबेस तैयार करो। सबको एक आईडी दी जाती है जिसको नमस्ते आईडी बोलते हैं। इसके लिए नमस्ते ऐप भी है और नमस्ते पोर्टल भी है। तो और अगर उनमें से कोई सैनिटेशन एंटरप्राइज शुरू करना चाहता है, यानी सैनिप्रेन्योर मतलब सैनिटरी वर्कर प्लस एंटरप्रेन्योर, अगर कोई सैनिटरी वर्कर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है यानी सैनिप्रेन्योर, तो हम उसे सपोर्ट करेंगे, ठीक है, उसे भी हम सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट हम उसे एनकरेज करेंगे कि वो कुछ और काम कर सकता है, मैनुअल स्कैवेंजिंग छोड़ के वो कुछ और कर सकता है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जैसा मैंने आपको बताया। तो सबसे पहला काम हमें प्रोफाइलिंग करनी है उनकी। 1 लाख जो हमारे सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर हैं, यानी शॉर्ट में SSW, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है अर्बन लोकल बॉडी में। इसके लिए हम डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल भी करते हैं, जैसा नमस्ते ऐप हो गया, नमस्ते पोर्टल हो गया। हम उनको हेल्थ इंश्योरेंस दिलवाते हैं सबको। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत बोलते हैं, हम उनको उसमें एनरोल करवाते हैं। इसमें ये योजना को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ चलाता है, और इसमें एक परिवार को 1 साल में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है, पूरे परिवार को फ्लोटिंग बेसिस पे। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, यानी हमें वही उनको सब कुछ किट वगैरह देने हैं, मास्क, हेलमेट, जो भी चीज़ें वो देनी है। हमें उनको, अगर मान लो वो सैनिटेशन से रिलेटेड सैनिटेशन व्हीकल आती है, राइट, वो वैक्यूम से सारा पानी खींच लेती है, गटर वगैरह में जो भी चीज़ें होती हैं, अगर वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या अगर वो कुछ भी सैनिटेशन रिलेटेड
इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं 15 लाख रुपए तक के, तो हम उन्हें 5 लाख रुपए की कैपिटल सब्सिडी भी इसमें देते हैं। हम पीपीई किट बांटते हैं उन्हें, सेफ्टी डिवाइसेस हम उन्हें बांटते हैं, राइट। एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स सैनिटेशन यूनिट भी हम इसमें बनाते हैं। उसके अलावा इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन यानी आईईसी कैंपेन चलाते हैं हम समाज में, जिससे इनकी डिग्निटी, इनकी रिस्पेक्ट हो, इनकी सेफ्टी के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। इतना ही नहीं, अगर ये लोग लोन लेना चाहते हैं किसी भी चीज के लिए, तो हम उन्हें 4 से 6% पे ही इंटरेस्ट रेट इनके लिए बहुत कम रखते हैं। 4 से 6% पे ही इन्हें ब्याज दिलवा देते हैं, ब्याज पे दिलवा देते हैं लोन। और हम इन्हें मशीन वगैरह चलाना भी सिखाते हैं, क्योंकि मशीन दिलवाना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, मशीन चलाना भी सिखाना चाहिए। तो मशीन चलाना भी हम इन्हें सिखाते हैं। उसमें जब हम इन्हें ट्रेनिंग देते हैं तो 3,000 रुपये महीना का इन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाता है, उस समय जब ये मशीन चलाना सीख रहे हो। ये है नमस्ते पोर्टल, आप इस पे देख सकते हैं लॉगिन आईडी वगैरह है, इस पे वेरिफिकेशन, आपके पास ओटीपी वगैरह चला जाता है और फिर आप साइन अप वो कर सकते हैं। और ये पूरा पोर्टल है नमस्ते पोर्टल। मोबाइल ऐप भी आती है और एक वेबसाइट भी है इसकी। नमस्ते डैशबोर्ड भी है, जहाँ पे बहुत सारी इन लोगों के लिए स्कीम्स और जो भी सरकार ने जो भी चीज़ें हैं उनका सारी इंफॉर्मेशन इन्हें मिल जाती है नमस्ते डैशबोर्ड के ऊपर। तो इस तरह से नमस्ते आईडी भी जनरेट कर दी जाती है एक हर वर्कर की, राइट। तो ये कितने शहरों में चलाई जा रही है नमस्ते योजना? ये जो हमारे अमृत शहर हैं 500 शहर ऐसे हैं जिन्हें अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत सिटीज, अमृत एक योजना है जो 2015 में आई थी। इसे हमारा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय चलाता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर चलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? अमृत योजना। तो अमृत योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर के द्वारा। इसमें हमारे जो शहर हैं हमें उनकी तब्दीली करनी है, हमें वाटर सप्लाई देनी है, सीवरेज और सेप्टेज मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, ग्रीन स्पेसेस बनाने हैं, पार्क बनाने हैं, नॉन मोटराइज अर्बन ट्रांसपोर्ट बनाना है, मतलब अर्बन पूरा हमें रिफॉर्म करने हैं। तो वो 500 शहर चूज किए गए थे, उन सब में योजना चल रही है। इसके अलावा भारत के वो सभी शहर और टाउन जिनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है, सारे जो कैपिटल सिटी हैं हमारे किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की कैपिटल वगैरह सब में चल रही है। और हर हिली स्टेट के 10 शहर इसमें लिए जाते हैं। आइलैंड और टूरिस्ट डेस्टिनेशन वगैरह भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो बहुत सारे शहरों में चल रही है। वो कितने शहरों में टोटल चल रही है वो नंबर आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बस ये याद रखिए कि जो 500 अमृत सिटीज़ वाले शहर हैं उन सब में तो ये चली रही है नमस्ते योजना। तो ये थी नमस्ते योजना, यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब एक एमसीक्यू करते हैं नमस्ते योजना को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। चलिए, नमस्ते योजना के बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट मैंने आपको दी हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर कैपिटल सब्सिडी टू सीवर क्लीनर ऑन द परचेज ऑफ सैनिटरी मशीनरी। नमस्ते योजना में अगर कोई सीवर क्लीन करने वाला व्यक्ति अगर वो सैनिटेशन मशीनरी खरीदता है तो हम उसे कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसमें कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड नहीं की जाती अगर कोई सीवर क्लीनर करने वाला व्यक्ति सैनिटेशन मशीनरी खरीदता है तो। पहला ऑप्शन गलत है, आप जानते हैं। अगर वो 15 लाख रुपए तक की मशीन खरीदेगा तो उसमें 5 लाख रुपए तक की कैपिटल सब्सिडी दी जाती है, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत, फॉल्स, ठीक है। तो इसी से आप ऑप्शन 1 और 2 निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें ए है, तो ए तो स्टेटमेंट गलत हो गया। चलिए अब आते हैं ऑप्शन बी पे। इट इज रिलेटेड टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नमस्ते योजना जो है वो हमें सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में हेल्प करती है। देखिए क्या होता है ना, जब आप कोई योजना चलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें ये कहेंगे कि भाई देखो मैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना चाहता हूं इसलिए योजना, वो अंडरस्टूड है कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं हमारे, तो किसी ना किसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में तो वो हेल्प कर ही रही होगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने में ये हमारी हेल्प करती है। कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? तो मैं आपको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिखाता हूं यूनाइटेड नेशंस के, जो हमें अचीव करने हैं 2030 तक। अब आप देखिए, फॉर एग्जांपल गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, क्योंकि जो सैनिटेशन वर्कर है हम उनकी गुड हेल्थ चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली SDG 3 कवर हो रहा है, इसमें अचीव हो रहा है। इसी तरह से देखिए क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, पीने का साफ पानी और सैनिटेशन तो के लिए तो है ही नमस्ते योजना। प्रॉपर मैकेनाइज सैनिटेशन, मशीन से सैनिटेशन, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 भी अचीव हो रहा है इसमें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 देखिए डिसेंट वर्क, तो इसमें हम जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इंप्रूव कर रहे हैं। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये भी अचीव हो रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो अचीव हो ही रहे हैं इसमें, राइट। तो डेफिनेटली इट इज रिलेटेड टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये ऑप्शन ठीक है यानी ट्रू है। अब हम आते हैं आखिरी ऑप्शन पे।
इट वॉज लॉन्च्ड बिकॉज ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट। जो मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट आया था 2013 में, उसके बाद ये लॉन्च की गई थी, या उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ ये लॉन्च की गई थी। यानी कहने का मतलब नमस्ते योजना इसलिए लॉन्च की गई थी क्योंकि एमएस एक्ट आया 2013 में, उसके फलस्वरूप या उसकी वजह से नहीं। ये गलत है बिल्कुल बात। क्यों? क्योंकि नमस्ते तो सिर्फ नाम चेंज किया था। ये जो पहले योजना जिसको एसआरएमएस बोलते थे 2007 में आ गई थी, और एक्ट तो 2013 में आया है। एसआरएमएस योजना बोलते थे पहले, वो 2007 में आ गई थी, एक्ट तो 2013 में आया है, और बाद में हमने एसआरएमएस का नाम पलट के नमस्ते कर दिया था 2022 में, बस। तो इसकी वजह से नहीं लॉन्च की गई थी, ये तो पहले से चल रही थी। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, थर्ड वाला। तो इसमें सिर्फ बी वाला ऑप्शन ट्रू है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 4, यानी ओनली बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यू मैंने बनाया। एक एमसीक्यू और करवाऊंगा आगे। दूसरी हम जो इसमें कवर कर रहे हैं वो है पीएम सूरज। देखो, पीएम सूरज तो बहुत आसान है, ये कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं समझाने का। ये बेसिकली क्या है, हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक पोर्टल आता है पीएम सूरज। पीएम सूरज में ये है, अगर हमारे समाज के जो वंचित वर्ग हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, दलित वगैरह हैं, या जो सफाई कर्मचारी हैं, अगर उन्हें लोन चाहिए तो ये लोग ना जनरली जो दलाल होते हैं, मिडलमैन वगैरह होते हैं, एजेंट होते हैं, उनके हत्थे चढ़ जाते हैं, वो इनका काफ़ी एडवांटेज ले लेते हैं। इस पे क्या है, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं वंचित वर्गों के लिए। तो अगर उन्हें जो है लोन लेना है तो वो पीएम सूरज पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको लॉगिन, आप इनमें साइन अप पे क्लिक करिए। साइन अप पे जब आप क्लिक करेंगे, अपनी आईडी पासवर्ड वगैरह बना लो, उसके बाद अपना आधार वेरीफाई करवा लो। आधार नंबर पूछता है आपसे, ये आधार नंबर डालो तो आपके मोबाइल फ़ोन पे ओटीपी आ जाता है, और फिर आप डिजी लॉकर से आपका डॉक्यूमेंट वगैरह ऑटोमेटिकली फैच हो जाते हैं, और उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर समाज के वंचित वर्ग को लोन चाहिए तो पीएम सूरज पोर्टल पे डायरेक्टली जाके वो ले सकते हैं। ठीक है, वंचित वर्ग से मतलब है शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस और सफाई कर्मचारी। इन 3 वर्गों को इस पे लोन दिया जाता है पीएम सूरज पे। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये कब लॉन्च करा, पीएम सूरज पोर्टल 13 मार्च के दिन किया था। ठीक है, जो छोटे एग्जाम होते हैं उनमें डेट पूछ लेते हैं, बड़े और जो एलिट एग्जाम होते हैं थोड़े, उनमें डेट नहीं आती है। फिर भी मैं चाहूंगा डेट थोड़ा एक बेसिक आइडिया ले लो। तो 13 मार्च 2024 को पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया गया था। पीएम सूरज की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री। देखो, पीएम तो हमेशा प्रधानमंत्री, तो वो तो कोई वो चीज नहीं, वो तो याद आराम से हो जाता है। सूरज, सूरज मतलब सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण। सामाजिक उत्थान, सामाजिक उत्थान मतलब होता है, उत्थान मतलब होता है विकास, राइट। हमें सामाजिक विकास करना है, सोशल डेवलपमेंट करना है, और रोजगार आधारित जन कल्याण हमें करना है, यानी पीएम सूरज पोर्टल। और इसको लागू कौन कर रहा है? पीएम सूरज पोर्टल किसका पोर्टल है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का पोर्टल है, इस मंत्रालय के अधीन ये आता है। कई बार ये भी पूछ सकते हैं इस पोर्टल को बनाया किसने? एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं बिसैग एन। देखो, भारत में जितने भी पोर्टल होते हैं ना, उन्हें कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ही बनाता है, क्योंकि टेक्निकल चीजें तो इसी मंत्रालय के अधीन आती है, राइट। तो यही बनाता है ज्यादातर पोर्टल, जो मैंने नोटिस करा है। बाकी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भी बनाता है, वो भी बनाता है, अगेन वो भी मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी के अधीन आता है। तो बिसैग एन ने बनाया है इसको, भास्कर आचार्य इंस्टीट्यूट, यानी शॉर्ट में बिसैग एन, जो गांधीनगर में है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के अधीन ही काम करता है, बिसैग एन, राइट। बिसैग एन इसे कहा जाता है, यानी भास्कर आचार्य इंस्टीट्यूट, भास्कर आचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, शॉर्ट में बिसैग एन। ये ऑटोनॉमस एक इंस्टीट्यूट है, काफी पुराना है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के अधीन आता है, गांधीनगर गुजरात में लोकेटेड है। इसने इस पोर्टल को बनाया है पीएम सूरज को, इसके लिए बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए। तो इस पोर्टल पे समाज के जो डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी के, वो अपना लोन ले सकते हैं, क्रेडिट स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और रियल टाइम में देख सकते हैं उनका लोन का स्टेटस क्या है। तो इससे जो मिडलमैन है वो एलिमिनेट होंगे, एजेंट वगैरह, जो कमीशन एजेंट वगैरह होते हैं वो एलिमिनेट होंगे, कोई इनका फायदा नहीं ले पाएगा, और वित्तीय सहायता सीधी उन तक पहुंचेगी, और लोन इस पे काफी सस्ते मिल जाते हैं। ठीक है, लोन देता कौन है? लोन देते हैं वही बैंक्स और एनबीएफसीज वगैरह सब हैं इस पे, सरकार की तरफ से। तो सरकार उनको बोलती है सस्ता लोन दे दो, जो भी आपका बैंक का या एनबीएफसी का नुकसान नहीं होगा, जो भी इंटरेस्ट रेट कम है उसके बीच का जो गैप है वो हम पे कर देंगे। मान लो जैसे बैंक 10% पे लोन देता है, तो सरकार कहेगी भाई इस पे 6% पे दे दो, क्योंकि समाज के वंचित वर्ग हैं, 4% बैंक को हम दे देंगे। तो समाज के हमें जो मोस्ट मार्जिनलाइज सेगमेंट है उन्हें अपलिफ्ट करना है, जिसके लिए पोर्टल बना था। तो ये पोर्टल का ही स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने इस पोर्टल पे रजिस्टर भी कर लिया था
आधार कार्ड से वो सब करके, और फिर जस्ट एक क्यूरियोसिटी रहती है जानना, जिससे और ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बता सकूं, और यही पर्पस था। तो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस, और आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारी, अप्लाई फॉर लोन। तो मैंने अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक किया था, वहीं पे वही फिर आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह मैंने किया, डिजी लॉकर वगैरह से कनेक्ट किया, फिर मैंने बंद कर दिया ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इन तीनों वर्ग से नहीं हूँ, तो वैसे भी मेरा लोन तो इस पर वो नहीं होता। लेकिन सिर्फ एक जानने के लिए मैंने कि जिससे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ, जस्ट इन केस अगर आप इस योजना पीएम सूरज से आप लोन चाहते हो तो चलिए अब एक एमसीक्यू पीएम सूरज पोर्टल से रिलेटेड भी कर लेते हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो पीएम सूरज पोर्टल के बारे में ठीक नहीं है? पहला, इट इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय बेसैग एन। इसको डिजाइन और डेवलप करा है बेसैग एन ने, ये स्टेटमेंट ठीक है, राइट। इसको इसी ने डिजाइन करा है, भास्कर आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी बेसैग एन, इसने करा है, ये ठीक है। दूसरा, इसमें जो क्रेडिट सपोर्ट है, it will be provided to eligible persons across the country and facilitated through bank, NBFC, MFI and other organization। इसमें जो इस पोर्टल पे जो क्रेडिट सपोर्ट दिया जाता है, क्रेडिट सपोर्ट मतलब जो लोन दिया जाता है, वो किसके द्वारा दिया जाता है? वो बैंक्स के द्वारा दिया जाता है, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इन सब के द्वारा दिया जाता है। ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो आंसर है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। इनके द्वारा जो है वो लोन दिया जाता है, और लोन ऑब्वियसली सस्ता होता है, लोन सस्ते में आपको जो है वो मिल जाएगा कंपेयर टू जो नॉर्मल अगर आप बैंक में जाएंगे तो इस पे लोन मिल जाएगा, और कोई मिडलमैन या कोई वो नहीं रहेगा, सीधा जो है वो लोन आपको मिल जाएगा। और ये पोर्टल किस मंत्रालय के अधीन आता है? पीएम सूरज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं सावधान करना चाहूँगा वीडियो खत्म करने से पहले, आई वॉन्ट कि आप एक चीज़ को लेके बिल्कुल सावधान हो जाएं। जब भी आप गवर्नमेंट स्कीम पढ़े ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ मेरे से ही पढ़ो, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, ना मेरा मतलब वो है, लेकिन मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो बहुत सीरियस चीज़ है। 90% वेबसाइट्स पे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जो डेटा होता है और जो चीज़ें होती हैं वो गलत होती हैं ऑनलाइन, तो उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। जैसे कल मैं ऐसे ही देख रहा था बाई चांस कि 90% वेबसाइट पे पीएम सूरज पोर्टल के बारे में कुछ गलत चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि पीएम सूरज पोर्टल में 15 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हो बिजनेस शुरू करने के लिए, पीएम सूरज पोर्टल में मिनिमम लोन 1 लाख, ये सब कुछ ऐसा है नहीं। और बहुत वेबसाइट क्या करती हैं, पीएम सूरज और पीएम सूर्योदय योजना में कंफ्यूज हो गई, तो उन्होंने पीएम सूर्योदय योजना जो है उसकी डिटेल पीएम सूरज में डाल दी। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं कि 15 लाख का लोन और ये सब, ये कुछ एस्पेक्ट इसके पीएम सूर्योदय योजना के हैं, तो वो इसमें डाल दिए। तो बहुत, इसलिए मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट स्कीम एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स, पीआईबी हो गया, या सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट अलग से बनती हैं, तो उन सब से ही आपको डेटा लेना है। इसलिए जो इन वीडियोस में मैं आपको डेटा दे रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, बहुत ज़्यादा ऑफिशियल सोर्सेज से है, जहाँ जरूरत हो वहाँ स्क्रीनशॉट भी ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल सोर्सेज से डाला गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, पीआईबी में ना डेटा सफिशिएंट नहीं होता बताने के लिए, तो वो फिर आपको फिर रिसर्च करना पड़ता है, लेकिन आपको वो रिसर्च भी आपका जो है बहुत ज़्यादा ऑफिशियल ऑथेंटिक वेबसाइट से होना चाहिए, क्योंकि 90% से ज़्यादा मैं कहूँगा बल्कि जो वेबसाइट्स हैं उन पर सरकारी योजनाओं को लेकर जो डेटा है वो गलत होता है। और उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ गलत क्यों होता है। गलत इसलिए होता है क्योंकि सरकारी वेबसाइट्स जो होती हैं, जो आपको दिखती हैं सरकारी, वो एक्चुअल में सरकारी नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, इसके बारे में किसी और दिन बात करूंगा। जो लोग बहुत अच्छा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जानते हैं या सर्च इंजन मार्केटिंग जानते हैं, वो क्या करते हैं, सरकारी वेबसाइट जैसी मिलती जुलती वेबसाइट बना देते हैं। जैसे आप गूगल पे लिखेंगे अगर पीएम सूरज पोर्टल, तो जो शुरू की कुछ वेबसाइट्स आएंगी वो सब सरकारी आपको लगेंगी सरकारी है, लेकिन उनमें से एक भी वेबसाइट सरकारी नहीं है। बस वो नॉर्मल लोगों ने बनाई हुई है, वो ट्रैफिक खा रहे हैं, पैसे बना रहे हैं गूगल एडसेंस के थ्रू। सर्च इंजन उनका बहुत अच्छा है, ऑप्टिमाइजेशन, तो उन्हें पता है कौन से कीवर्ड वगैरह सर्च करते हैं। और हमारी सरकार ऑब्वियसली उनकी उतनी एक्सपर्टीज नहीं रहती, ना उनका डिजिटल और इनमें कोई बहुत वो रहता है, वेबसाइट इतनी अपडेटेड नहीं रहती, तो गूगल ट्रैफिक इन फर्जी वेबसाइट्स पे ड्राइव कर देता है और उन पर वो जो मर्जी लिखते हैं, कोई जवाबदेही भी नहीं होती, बस उनको ट्रैफिक खाने से मतलब है। तो इसलिए मैंने कहा कि सरकारी योजनाओं को लेकर खास तौर पे बहुत केयरफुल रहना। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पीएम सूरज पोर्टल के बारे में पढ़ने को मिलेंगी अगर आप खुद से सर्च करेंगे, जो इस योजना की हैं भी नहीं। तो बस यही था, ये हमारा वीडियो था गवर्नमेंट स्कीम्स का मॉड्यूल, पीएम सूरज और पोर्टल और नमस्ते योजना को हमने इसमें कवर किया है। कोई भी डाउट हो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, तीनों पे मैं अवेलेबल हूँ। और मिलते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के इसी मॉड्यूल में अगले स्कीम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।